ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मतलब खून चूस लिया था मेरा। अब मतलब मेरे जैसा इंसान सोचो, नाम नहीं याद हो रहे तुम लोग के 2 साल हुए हैं, याद क्या खा करूंगा केमिस्ट्री। मैथ्स पल्ले पढ़ नहीं रही है, केमिस्ट्री याद हो नहीं रही है? बायो थी नहीं मेरे, मैं बायोटेक ग्रेजुएट हूँ, पर 11 12 तो बायो नहीं थी मेरे। देख कॉलेज में क्या किया वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा। तुम थोड़े बड़े हो जाओ, फिर बात करेंगे किसी दिन कॉफी पे। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए। डाइपोल जैसी चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में एज यू नो उल्टा ही होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स उल्टा ही था। तो यहाँ पे अगर मान लो दो इक्वल चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, मैं जानबूझ के डिस्टेंस 2d ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में 2d धस जाए और कैलकुलेशंस आसान हो, ठीक है? तो द डाइपोल हैज a direction of -2 plus, and the dipole has a thing called dipole moment, which is defined as any of the charge multiplied by the distance between them, and the direction is from -2 plus. ये है बेसिक कहानी डाइपोल मोमेंट की, ठीक? इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां तक हो गया। तो चलो एक नीट का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक, हाँ दोनों अलग अलग चार्ज में तो कौन सा चार्ज लेंगे? मतलब अच्छा, ये बच्ची ने बोला कि मान लो यहाँ पे होता -2q और यहाँ पे होता 7q, बराबर? तो ऐसे केस में अच्छा डाउट है, इसी के बेसिस पे नीट का पीवाईक्यू करवाने वाला था मैं। तो यू वुड कंसिडर दिस एज 2q एंड 5q, where these 2q 2q form a dipole and this 5q will behave independently। मतलब एक्चुअली ये सब कंबाइंडली बिहेव करेंगे, पर जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लूंगा, दूसरे चार्ज को अलग से एनालाइज करूंगा, ठीक है? चलिए पीवाईक्यू लिखे। अ चार्ज q, ये 2023 का है। A charge q is placed at 0, a, 0. Another charge q is placed at a, 0, 0, and a charge -2q placed at 0, 0, 0. Find the net dipole of the system. Find the net dipole of the system. a, 0, 0 बेटा। हो गया? देखो, डू यू अंडरस्टैंड? इट्स अ 3D प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बोला था नीट के सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम 3D वेक्टर या ग्राफ से होंगे। अब देखो कि कितना चिंदी चोर क्वेश्चन है। देखो इधर, और सोचो ये PYQ है, x y z। पहला किधर है? 0 a 0, यानी y के y एक्सिस पे इधर a पे q है, दूसरा किधर है? x के इधर है q, और तीसरा इधर है -2q। डू यू रियलाइज इसकी तो जरूरत ही नहीं है। समझे, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि x की वजह z में दिया हो, तो x की जरूरत नहीं होगी, है ना? अब देखो, ये एक हो गया डाइपोल q इंटू ए, बराबर? एक ये डाइपोल हो गया कितना? q इंटू ए। तो दो डाइपोल का रिजल्टेंट कितना हो गया? q a √2 qa। So the value is √2 qa at an angle of 45 degree with x as well as y in the plane of xy। बस वो ऑप्शन इतना बड़ा लिखा था कि बच्चे डर गए एकदम। समझ आया? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नीट के ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं वो 3D होंगे, वेक्टर्स होंगे या ग्राफ होंगे, दैट्स इट। ये समझ आया सबको हमने कैसे किया? राधिका?
हाँ बोल। सर आपने ओरिजिन से क्यू तक गए हाँ। डायपोल के लिए। हाँ, एक क्योंकि डाइपोल इज फ्रॉम माइनस टू प्लस ना, यहाँ पे 2 माइनस क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, एक माइनस क्यू इसके साथ, एक माइनस क्यू उसके साथ, है ना। सर आप बोल रहे हो ना z एक्सिस का अगर रहेगा तो फिर मैं को हटा दूंगा। वैसा क्वेश्चन चाहिए। हाँ हाँ चलो कर लेते हैं। अब इसी के अंदर एक काम करो, ले जा 0,0,a, इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने साइड में दे दिया। शुड आई रब दिस? सर तो हाँ, बोल। -2q ही रहेगा, तो 2q के साथ बनाएगा और 1q के साथ नहीं बनाएगा, सेम आंसर। पर कौन से प्लेन में वो नहीं अलग। वो अलग है। चलो वो भी करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो चलो। हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलो मैं येलो से करता हूं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा हट गया, एक्स वाला हट गया ना, तो एक्स वाली एक्सिस एज इट इज होगी, वाई एक्सिस में यहां पे हो गया क्यू, ठीक है। तो ये क्यू था ही और एक क्यू है यहां पे हो गया, बराबर है। डू रियलाइज ये ऐसे प्लेन है, इसको जैसे मैं ऐसे करूंगा तो एक क्यू ऐसे दिखेगा, एक क्यू ऐसे दिखेगा, 90 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इज एवरीवन विद मी? तो ये 90 हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया √2QA। अब सवाल इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो √2QA इन विच प्लेन, YZ plane with the 45 degree with both the axes। समझो, सिंपल था। तो कर ले यार, फिर वो क्यूब के बॉडी डायगोनल के लेवल की जगह पे हो जाएगा, समझे। सर आपने -2 ओरिजिन पे नहीं दिया तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता, कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाता। चलो आगे बढ़े। 4 पॉइंट्स वाले के 4 ए यहाँ के गेम थोड़ी खेल रहे हैं। तो अरे, 3 है तो 4 नहीं, मेरे को कंटिन्यूअस पार्टिकल है तो बस ले। मैं तो सोच रहा ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ नीट में, पर तेरी इच्छा तो ले। ये चार्ज रखा क्यों, ये चार्ज रखा माइनस क्यों निकाल रहा है। अच्छा ये कंटिन्यूअस चार्ज, डू यू अंडरस्टैंड, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस। हिंट याद कर, आर्क ऑफ अ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कि नहीं निकालते थे, बिल्कुल वैसे निकलेगा ये। कैसे करेंगे, जो कर रहा है करते जाइए, जो अटक चुका है, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, जो भी है क्या होगा मेरा, तो इधर देखो भाई। हम क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम थीटा पे जाके डी थीटा पे एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ये हो जाएगा मेरा डी क्यू। इस डी क्यू के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे माइनस डी क्यू भी होगा, छोटा सा होगा नहीं होगा, अरे हाँ ना तो बोल। तो आपका ये छोटा सा हो गया डाइपोल डीपी, अरे हाँ ना। तो हमारा डीपी क्या हो जाएगा, द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही था Q इंटू 2D। डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। तो चलो इस चार्ज का वैल्यू डालते हैं, लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर यानी आर स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान दो तो ऐसे थीटा पे है ना, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ वेक्टर क्वांटिटी को, नहीं, उसको डायरेक्शन में स्प्लिट करना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मैंने बताया था ये। तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप क्या लेंगे, चलो भाई dpx ले लो, dpy ले लो। dpx कितना हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा का cos थीटा है, बराबर है dp का cos कंपोनेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर कॉमन cos थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया,
साइन थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट बोल, लिमिट क्या, यानी लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप। समझ में आया ये? y निकालते हैं, चल y क्या हो गया, लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा इंटीग्रल, यानी कि लैम्डा आर स्क्वायर कॉमन cos थीटा 0 to π/2 बराबर है क्या? गलत, माइनस आएगा साइन थीटा का इंटीग्रल। ठीक है, तो कितना हो गया बोल, cos π/2 0 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो मेरा p क्या हो जाएगा, px आई कैप प्लस py जे कैप, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। डू यू सी इट इज एट 45 डिग्री? क्या आप देख पा रहे हैं? इट इज एट 45 डिग्री। समझ आ रहा है? लैम्डा आर स्क्वायर तो 45 डिग्री हो गया। क्या मेरा कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि 45 पे ही होगा? ठीक है, सर आपने मेंशन किया था कि 90 पे इनका एंगल 90 है। मैंने ये बनाया है, इससे ज्यादा प्रूफ क्या दूं कि ये 90 है? हैं? सॉरी थीटा बाय। अच्छा, तूने वैसे ही किया होगा ना, तूने इसके अबाउट किया होगा। You should still get the same answer. What you should get is this into √2. This multiplied by √2. Lambda r square √2. ठीक है? तो तेरी इच्छा पूरी हुई? पक्का? अरे सबकी इच्छा पूरी हुई। चलो आगे बढ़े। तो ये तो था कुछ केसेस जहां पे आप डाइपोल की वैल्यू निकालते हैं। अब मुद्दा है कि भाई डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखो, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा डाइपोल है, 2D था, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल रखा है। डाइपोल की वजह से सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट होगा उसका, बराबर। अच्छा पहले तो एक काम करो, तुम वही निकालो यार, ड्रॉ लिखो, ड्रॉ ELOF ड्यू टू डाइपोल, ELOF ड्यू टू डाइपोल। अगर तेरे को याद है तो ये हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये ऐसे, 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 बराबर है। तो तू देख रहा है डाइपोल के इस तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ रही है? On the axis, the electric field is this direction. On the equatorial axis, the electric field is in the opposite direction. ये समझ आ रहा है? बस इसी का वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे प्रूफ के साथ करेंगे। चलो, क्वेश्चन है कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, और यहां पे y डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। बाय कैन आई नो कि यहां पे इधर आएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, और यहां पे पीछे आएगा, तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। तो जब भी ऐसे डाइपोल में ऐसे नौटंकी पूछे तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। इन द एंड व्हाट इज डाइपोल? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, यूज दैट। यहां पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, k Q बाय x माइनस डी, बराबर है, बराबर। और यहां पे इसकी वजह से कितना आ जाएगा बोल, k माइनस क्यू बाय करेक्ट x प्लस डी होल स्क्वायर आएगा आई कैप के अलावा। सिंपल। तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, k क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/x माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस डी
होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बता x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होगा? यही तो तेजस्वी लोग हो तुम हो। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, 2ab माइनस माइनस 2ab 4ab। तुम्हें ये नहीं आता तुमको? हैं? नीट में पढ़ा रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं। ओह ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, मैं तुम्हारे मजे ले रहा था। तो मुझे भूल जाना चाहिए कि मुझे याद होना चाहिए कि नीट में पढ़ा रहा हूँ, पता होना चाहिए। अच्छा ये क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इतना बड़ा सटायर तुम्हारा, फिर भी तुम आंसर नहीं दे रहे हो। हे प्रभु, लो a4 कौन था? a4 माइनस b4। हाँ, तेरे में थोड़ा दिमाग लगता है, बाकी सब में नहीं है। समझ में आया? वाह, अबे 2 साल भी पूरे नहीं हुए मैथ छोड़े। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर है। अब कैन आई से x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड विद d, क्योंकि हम ये डाइपोल मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो d तो बहुत छोटा होगा। तो x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये हो गया x4, x से कट के क्या हो गया? x क्यूब। तो देख k क्यूब 2x d इंटू 2 अपॉन x की पावर 4। सही लिखा है क्या? सही लिखा है? सबको समझ आ गया? अब तू ध्यान दे, मैंने ऐसे क्यों लिखा? टिंग टिंग टिंग, क्या बना ये? P 2, तो 2kp। अच्छा x तो यहां से कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 2kp बाई एक्स क्यूब बचेगा। सो यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2kp बाय एक्स क्यूब। समझा? मैथ्स थी है ना राधिका? हाँ, चलो y पे निकालते हैं। अगेन डाइपोल की वजह से निकालने से बेहतर है इंडिविजुअल चार्ज कर लें। तो देख इसकी वजह से क्या हुआ? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, माइनस वाले की वजह से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो तू देख इसका ये कंपोनेंट ऐड हो गया और ये कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि दोनों की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मान लेते E ड्यू टू प्लस और ये है E ड्यू टू माइनस। ये क्या होगा? E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थीटा होगा ये, अरे हाँ ना, पक्का? किसी के साथ ऐसा था? पढ़ा चप्पा ये भगवान ये क्या हो गया? बराबर है सब? चलो E प्लस की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा? k क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कितना है? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर बराबर। ये कितना हो जाएगा? ये भी ऐसा है k क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा? ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई। कितना है? k क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दिस प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि दिस इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय k क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है इनटू cos थीटा। cos थीटा इज राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा देखेगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है d, हाइपोटेन्यूज कितना है? d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अरे हाँ ना? तो देखो ध्यान से ये क्या बना? k 2qd बराबर है, अंदर क्या होगा? d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। Can I say d square plus y square is approximately equal to y square?
तो डी स्क्वायर में वाई स्क्वायर सेम एज वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इज वाई क्यूब, यानी कि हो गया के पी बाय वाई क्यूब। परंतु पी वेक्टर आगे है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, तो माइनस आई कैप लगेगा। हाँ, समझ में आया? तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस एंड दिस, नोट इट डाउन। ये ये कौन सा पार्ट? पहला ही। यहां से ये के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस डी, यहां से ये माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस डी, ठीक है। जनरली हम लोग एजम्पशन लेने की कंडीशन होती है स्क्वायर या क्यूब, लीनियर में एजम्पशन नहीं लेते बेटा। हाँ, वही फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर तो है, इंडिविजुअल स्क्वायर में जस्ट इमेजिन ये 1 है, ये 0.1 है, 1 और 0.1 में 10% का रूल हो गया, स्क्वायर कर 1 एंड 0.01 हो गया, x माइनस 1% हो गया। तो समझी कि नहीं समझी? 1 माइनस 0.1 और इसका स्क्वायर इज 1 माइनस 0.01, पहले 1/10 था, अभी 1/100 हो गया, इन विच केस द assumption इज मोर ट्रू, स्क्वायर वाले केस में। डन। अब देखो ये तो थोड़ा आसान था कि भाई इस पॉइंट पे निकाल लिया, इस पॉइंट पे निकाल लिया। सवाल असली ये बनता है, कौन सा कलर यूज करेंगे? सब तो यूज कर लिया, पिंक। मेरा सवाल है कि ये रैंडम पॉइंट है, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूं? इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। तो आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी आवर वे अहेड। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कंपोनेंट? रेडियस r का। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? r का कंपोनेंट लूंगा तो हाँ, तो ये पॉइंट्स कम ये पॉइंट आया, यहाँ का कंपोनेंट लूंगा तो ये पॉइंट आया। फिर हमने अभी मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दो पॉइंट्स पे निकाल के रिजल्टेंट नहीं निकालना है। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर आइडिया? यू कैन नॉट टेक द कंपोनेंट ऑफ द आर। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास ये वेक्टर है p वेक्टर, ठीक है तो वेक्टर ना, तो हमने इसी को स्प्लिट कर दे, ले ये दो वेक्टर बना दिए, ठीक है। ये अलोंग द r वेक्टर, ये कौन सा हो गया? p x हो गया, ये परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ये हो जाएगा p y। तो अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ये px के तो एक्सिस पे है ना, और py के इक्वेटोरियल लाइन पे है, समझ आया? तो यहाँ पे px की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? 2k px अपॉन r क्यूब, बराबर है। और py की वजह से इधर होगा, बराबर है, इधर py तो इधर होगा, कितना हो जाएगा? k py बाय r क्यूब। अब तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता है, अब तो इन दोनों का रिजल्ट निकाल सकता है। चलो पहले इसको वापस से लिखते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है? 2k px कितना है? p cos थीटा, 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। py कितना है? p कितना? अरे बोलना, p का sin थीटा, तो k p sin थीटा, बराबर है। तो अब यहां पे मुझे दो कंपोनेंट मिल गए, तो आई कैन से दैट ये हो गया 2k
KP cos थीटा बाय आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा P sin थीटा बाय आर क्यूब। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो आप देखोगे यहां से कौन बाहर आ गया, KP बाय आर क्यूब बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। समझ आया, 4 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया बोल, KP बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, रैंडम पॉइंट। अब ये दिस वाज द एक्चुअल लाइन, है ना, आपने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ये थीटा से और कितना एंगल ऊपर है, चलो वो भी निकालते हैं। tan phi इज ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है, KP sin थीटा बाय आर क्यूब अपॉन एडजेसेंट 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब। तो ये क्या बचा, देख KP कौन, आर क्यूब कौन, sin थीटा बाय 2 cos थीटा, यानी कि tan थीटा बाय 2। सो द एंगल इज tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan ऑफ थीटा बाय 2 नहीं है, tan थीटा बाय 2। डिफरेंस समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डायपोल एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, लिख लो। हाँ बोल। सर इधर वो -3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। हाँ तो किया ना, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने 3 + 1 किया। हाँ, तो उधर minus उधर किधर जा रहा है बेटा, किधर उधर है, इसी के अंदर कैलकुलेशन हो रहा है। 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो वो हो गया 1, तो 1 + 3 cos स्क्वायर। हाँ बोल। सर ये वहाँ पे 2 का आप समझा सकते हो? कहाँ ये, नहीं नहीं ये नहीं, कहाँ ये हाँ 2kp, ये देख px के लिए ये एक्सिस पे है ना, तो एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2kp बाय आर क्यूब। अच्छा आपने मतलब ऐसे इमेजिन किया हमने कि ये मैंने कहा कि ये डाइपोल को 2 डाइपोल में तोड़ दे, तो ये डाइपोल के तो एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2kp बाय आर क्यूब। तो kp, p इज px बाय आर क्यूब, और दूसरे डाइपोल के इक्वेटर पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख kp बाय आर क्यूब, हाँ और ऑपोजिट डायरेक्शन। kp बाय आर क्यूब। ठीक है, नोट इट डाउन। इसको तोड़ रहे डायपोल को। हाँ, तो डाइपोल का एक्सिस और डाइपोल का इक्वेटर निकालना पड़ेगा आपको। हाँ तो जिस जहाँ पर हमारा पॉइंट है वो वाला पार्ट हो जाएगा हमारा एक्सियल, और परपेंडिकुलर। एक डाइपोल के एक्सिस पे है, दूसरे डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे। हो गया। ये था डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। वापस से वैसे ही करेंगे हम लोग, ये Q, ये -Q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2d, ये x पॉइंट है, यहाँ पे निकालो, y पॉइंट पे निकालो, और एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एट एन एंगल थीटा, तीनों पे निकालो। चलो
निकाला? करेक्ट। देखो ये है तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से यहां कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स माइनस टी। के क्यू बाय आर ही होता है। दूसरे वजह से कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बाय एक्स प्लस टी, बराबर। तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस डी माइनस 1/x प्लस डी, तो x प्लस डी माइनस x माइनस डी, तो कितना होगा ये 2d अपॉन x माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। Do we realize what is this? 2dq is p upon x square. V on the axis is kv by x square. यहां पे कितना होगा बताओ, इसकी वजह से के क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो गया। के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, और है तो स्केलर क्वांटिटी, तो सीधी 0 हो गई, है ना। रैंडम पॉइंट पे निकालो, रैंडम पॉइंट में वापस सेम मेथड करेंगे। ये अगर P है तो आपने क्या किया, एक इसके परपेंडिकुलर कर दिया, एक अलोंग कर दिया, ये हो जाएगा P cos थीटा, ये कितना हो जाएगा P sin थीटा। तो अब देख P cos थीटा की वजह से कितना हो जाएगा, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, K P cos थीटा बाय आर स्क्वायर, बराबर। और ये तो हो गया cos थीटा की वजह से, sin थीटा की वजह से क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये आंसर है भाई। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने पोटेंशियल निकाला। ठीक है, हाँ डन। चलो आगे बढ़े। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आसपास क्या हो रहा है उसकी कहानी। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, है डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने देखा नीट के सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म है, यानी डाइपोल को किस में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो चलो ये हमने ड्रॉ कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या, यहां पे मैंने रख दिया एक डाइपोल, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। अब बताओ क्या होगा इस डाइपोल के साथ, when it is placed in electric field, what will happen? ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहिए और नेगेटिव चार्ज देखो डाइपोल है, नहीं समझ में आए तो हम क्या मान लेंगे, सिंगल सिंगल चार्ज, हाँ। तो ये प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा कितना होगा, क्यूई, माइनस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा, क्यूई, ये हो गया थीटा। डू रियलाइज इट्स अ कपल, तो कपल का टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन एनी वन साइड कितना है, क्यूई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन इज दिस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2d cos थीटा या 2d sin थीटा, करेक्ट, 2d sin थीटा, बराबर है। तो ध्यान दें ये क्या है,
E Q2D into sin थीटा। बराबर है? गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? हाँ, पाया। नींद आ रही है? खाने के बाद क्लास ही रखनी चाहिए। चलिए, P sin theta. Do you realize it is nothing but P cross E? ध्यान से देखो और बताओ। बराबर? अच्छा, ये E क्रॉस P क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं। P किधर है? ये P, ये E, P क्रॉस E अंदर की तरफ, बराबर? ये घूम भी तो अंदर की तरफ ही रहा है। समझ में आया? अगर तो E क्रॉस P ले ले तो P E क्रॉस P बाहर की तरफ आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? So if a dipole is placed in a uniform electric field, it experiences a torque. समझ में आया? मैडम, ये ऐसे घूमेगा ना, तो जब ऐसे घूमता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर की तरफ हो। अभी एक ही महीना हुआ है रोटेशन छोड़े, 1-2 महीना ही हुआ है, अभी तो भूल गए तो है। जब वो इक्वेटर पे आ जाएंगे दोनों चार्ज, तब दोनों वो आगे की बात है। अभी ये समझ में आया टॉर्क की एक्सपीरियंस होगा, नोट इट डाउन। When a dipole is placed in uniform electric field, it experiences a torque that is P cross E. चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। A dipole placed at an angle of 53 degree from uniform electric field is released. ठीक है, पूछा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट गेट्स अलाइंड। किससे अलाइन होगा? विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप मान लो Q चार्ज है, M मास है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2D लेंथ है और थीटा आपका 53 डिग्री है। चलिए सॉल्व करिए। कैसे करेंगे इसको? बोलो बोलो बोलो। जब ये ऐसे था तो उस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इसको रोटेट करवाना चाहेगा और वो रोटेट हो गया। इसका मतलब टॉर्क ने वर्क डन किया। समझ आया? ये वर्क डन जब यहाँ पे आएगा, अब बता इस पे कोई टॉर्क लग रहा है अभी? टॉर्क इज P क्रॉस E नहीं, और दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल 0 हो गया। समझ आया? सो देखो, जैसे जैसे एंगल ज्यादा है ज्यादा टॉर्क लगेगा, कम हुआ 0 हो गया। सो टॉर्क पूरा 0 हो गया, तो अब कोई वर्क डन नहीं होगा। तो जितना भी वर्क डन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसको छोड़ दोगे तो यहाँ पे आके वर्क डन खत्म होने पर घूमता रहेगा ना। मैंने किसी को पुश करके छोड़ दो, चलता रहता है ना ऐसे, बस वैसे ही कहानी। तो हमको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। वर्क डन से क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? टाउ डी थीटा इंटीग्रल, यही होता है। तो कितना हो जाएगा? टाउ इज P साइन थीटा, बराबर है P साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू इंटीग्रल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस 0, क्योंकि इनिशियली इसको रिलीज किया था, बराबर। तो वर्क साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां? थीटा से 0, तो P कॉमन माइनस कॉस थीटा, थीटा से
0, ठीक है, इज इक्वल टू के फाइनल। कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, तो P कॉमन, ये क्या हुआ, माइनस cos 0 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो 1 माइनस cos 53, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/5। आ रहे नेगेटिव वाले पार्ट पे भी आते हैं लोग, ये कल भी मेरे से गड़बड़ हुई थी। ये हो जाएगा PE 1 माइनस 3/5 माइनस वाला, ठीक है। अब ये माइनस वाला इशू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके ओके ओके, द मिस्टेक इज, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल होता है। तो आई नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव टाइम द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आया? ये मिस्टेक कल भी हुई थी, कल मेरे को समझ नहीं आया व्हाट डिड आई डू। कल मैं 15 मिनट तक वेट कर रहा था कि व्हाट मिस्टेक डिड आई डू, ठीक है अभी समझ में आ गया, ठीक है। अरे लिख लिया कि नहीं लिखा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, एक 2 मिनट रुकना। Work done by conservative force is this. The work done by conservative force, work done by external is negative होगा, और इसको थीटा 2 से थीटा 1, यानी थीटा 1 से वर्क डन बाय एक्सटर्नल इनपुट कनेक्ट किया, ठीक है। चलिए, मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी बाय डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है? अगर आपको याद है ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली थी, नीचे एक चीज पड़ी है, उसको ऊपर तक लेके गया, तो मैंने कितना वर्क डन किया, mgh, तो वही पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहां पे हमेशा एक रेफरेंस आपका 0 होगा, जैसे नीचे से ऊपर लेके गया तो नीचे को 0 माना था। सो पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्क डन किया जाता है उसमें एक रेफरेंस कौन होता है आपका, 0, ठीक है। तो मान लो ये डाइपोल यहां पे है एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहां पे मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इनिशियल और फाइनल में से एक पॉइंट क्या होना चाहिए, 0। तो खुद बता पोटेंशियल एनर्जी उसकी कहां 0 होगी,
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कहां पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी? 1 पे, 1 पे मिनिमम होगी, पर जीरो होगी उसकी गारंटी नहीं है ना? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, F इज माइनस डी। आपको याद है ये चीज? ठीक है, तो देख जहां फोर्स जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा, पक्का? जहां फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा यानी जीरो। तो देख यहां पे फोर्स ऐसे जीरो आता है, इस पॉइंट पे फोर्स जीरो है। एक मिनट यहां नहीं, फिर मिस्टेक कर रहा। रुक जा, यू कैन नॉट यूज दिस। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मिनिमा तो d2u by dx2। p cos theta tau d theta ना। एक काम करो, डेरिवेशन का हाफ पेज छोड़ दो, लीव हाफ पेज फॉर डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी बाय डायपोल, आप सीधे इसको लिख दो, माइनस p डॉट e, माइनस p डॉट e, आप सीधे वही लिख दो, डेरिवेशन का हाफ पेज छोड़ दो। लेट मी थिंक, 2 मिनट और देते हैं सोचने के लिए इसको। मुझे वहाँ पे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटेंशन इज दिस फाइनल। हाँ, यहाँ से यहाँ तो नहीं, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। ये मैक्सिमा, सारा मैक्सिमा होगा वहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमा होगा डिवाइड बाय dx ही होगा। दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, यानी फोर्स शुड बी जीरो। यहाँ फोर्स जीरो, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ से। ठीक है, इसको रहने दो। जस्ट राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस p डॉट e। ठीक है, अब पुराना क्वेश्चन दोबारा करते हैं, पुराना क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ट्विस्ट के साथ करते हैं। अ डाइपोल हैविंग द चार्जेस q, mass m, separated by a distance 2d, and it is a massless rod. Massless rod, ठीक है? क्या हो? वैसे 90 पर ही होगा ना। अभी रुक जा, अभी उसको बोल, अभी उसको बोल, कम बैक है। massless rod, ठीक है? It is released at 53 degree. Find omega at theta equal to 0 degree. Find omega at theta equal to 0 degree. लिख लो, किया है आप लोगों ने? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पिछली बार हमने इसको कैसे किया था? वर्क डन से, ठीक है? इस बार हम वर्क डन से नहीं करेंगे, इस बार कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी से। 0 इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस ये बराबर है बेसिकली e फाइनल माइनस e इनिशियल है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस p e cos 0 बराबर माइनस 0 काइनेटिक एनर्जी माइनस p e cos
53, ठीक है। तो ये इधर गया तो P cos 0 करेक्ट है, माइनस माइनस प्लस, और इधर आके माइनस P cos 53 इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बराबर है क्या? को हाँ बराबर है ना। तो P1 माइनस 3/5 ये याद है पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में ये था कि बनना, हाँ ये रहा, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? PE इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसका आई कितना होगा? इसका आई कितना हो जाएगा? m मासलेस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एक्सिस कहां पे है, वेयर इज द एक्सिस? रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस कहां पे हुई? सेंटर पे, सेंटर के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो I इज इक्वल्स टू ड्यू टू दिस md स्क्वायर प्लस ये md स्क्वायर मासलेस है तो उसका कुछ नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 md स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 md स्क्वायर, समझ आया? सो अब 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 PE अपॉन md स्क्वायर अंडर रूट इस ओमेगा, ठीक है, नोट इट डाउन। डन। चलो आखिरी क्वेश्चन। SHM पढ़ा है? पढ़ा है? डाल दें इसमें SHM? याद ही नहीं होगा हमको SHM। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल ऐसे कर दिया है, इस डाइपोल अच्छा बाय द वे पहले उस पर चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या था? माइनस पी डॉट ई, बराबर है, यानी कि माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, वहां पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। अरे हाँ ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब थीटा 0 होगा तो ये क्या होगा? माइनस पी। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। जब थीटा 180 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? जब थीटा 0 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी। जब थीटा 180 हो जाएगा तो कितना होगा? प्लस पी। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है तो यहाँ पे ऐसे फोर्स होगा QE, यहाँ पे फोर्स ऐसे होगा QE, अगर ऐसे है तो, बराबर है। और अगर उल्टा रख दिया तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा QE, बराबर, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा QE। अब आप मुझे बताओ विच इज द स्टेबल सिचुएशन, फर्स्ट या सेकंड? First of all, is it an equilibrium situation? Is this an equilibrium situation? Net force 0, net force 0, यानी कि ये और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब बताओ ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? फर्स्ट वन की सेकंड वन? Which is in stable equilibrium? How do you check stable equilibrium? सर फैकल्टीज के लिए ए विंग में है सर। हाँ क्या वो? यस। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? थोड़ा ऐसे शिफ्ट करो वापस आ जाएगा, थोड़ा ऐसे शिफ्ट करो वापस आ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर भाग जाएगा। सो इट इज स्टेबल एंड इट इज अनस्टेबल। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
ठीक है, तो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। हमेशा याद रखो, इन ऑल द केसेस अ सिस्टम वुड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कहीं भी होगा वो ऐसे भाग के जाएगा, क्यों? बिकॉज उसको अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है। अब ऐसे भी मान सकते हैं कि वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहां पे एसएचएम होता है कि नहीं होता? हमें कुछ याद है? एसएचएम इक्विलिब्रियम में होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? स्टेबल पे। हाँ, एसएचएम पढ़ रहे थे। तो डाइपोल को अगर मैंने थोड़ा सा स्लाइडली शिफ्ट किया तो वापस आएगा। तो द कंडीशन फॉर एसएचएम वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो लिखो क्वेश्चन, अ डाइपोल Q, M, distance between them is 2d, the massless rod placed in uniform electric field E at an angle 0 degree with the electric field. ठीक है, it is displaced gently. It is displaced gently ठीक है, it is observed to follow SHM. Find the time period of SHM. Find the time period of SHM. चलो, कैसे करेंगे? जब उसको जेंटली डिस्प्लेस किया तो एक छोटा सा थीटा होगा, है ना? तो उसके बाद टॉर्क लगा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी पी साइन थीटा, बराबर। इस टॉर्क की वजह से क्या हुआ होगा? इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा। तो किसी को याद है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इंटरेस्टिंगली, जब तूने थीटा ऊपर की तरफ किया तो अल्फा नीचे की तरफ था, बराबर है? माइनस, करेक्ट। तो अब देख, एंड फॉर स्मॉल एंगल स्मॉल थीटा आई कैन से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो पीई थीटा माइनस अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा। क्या ये एसएचएम का इक्वेशन बन गया? ए एक्स बराबर, इसका क्या लिखते थे? d2 थीटा बाय dt2। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला पार्ट ओमेगा स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा e बाय आई। दिस इज योर आंसर। खत्म, डाइपोल हो गया क्या? चलो, दिस कंप्लीट द इलेक्ट्रोस्टैट्स 1। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट 2 में हम लोग कहां तक पढ़े थे? बोलो, कुछ लिखा था मैंने लास्ट टॉपिक? Conducting and non-conducting. हाँ, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये लिख लिया सबने? पक्का? चलिए, मैंने आपको बता दिया था कंडक्टिंग मटेरियल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो सब वो हम कर चुके हैं। अगर कुछ भी चार्ज दूंगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रहेगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड शेल। अब देखो, नॉन कंडक्टिंग शेल मतलब हॉलो है और नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग शेल मतलब ये कंडक्टर है पर हॉलो है। उसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर
मतलब ये सॉलिड है, कंडक्टिंग है और स्फीयर है। लास्ट कौन सा बचा? हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये समझ में आया? द गुड थिंग इज अगर मैं इसको चार्ज दूं Q तो सरफेस पे आएगा, बराबर। इसको दूंगा कंडक्टिंग लेकिन हॉलो है तो भी कहां आएगा? सरफेस पे आएगा। अरे हाँ ना, सॉलिड है, अंदर Q दे दिया तो भी बाहर आ जाएगा सरफेस पे, ठीक है। अब ये इसके अंदर Q दे दिया तो जहां दिया वहीं पर रहेगा, ठीक है। यू सी दीज थ्री बिहेव सेम, समझा कि नहीं समझा? दीज थ्री विल बिहेव सेम कि अंदर कुछ नहीं है, सारा चार्ज बाहर है, while this will behave differently। समझ में आया? तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो या तो ये कैटेगरी के लिए होगा या ये कैटेगरी के लिए, मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। आपने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए बोला था। क्या सॉलिड? हाँ, ये सॉलिड होगा ना, तुम लोग ये गलती करवाते हो। चलिए, इन ऑल थ्री केसेस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ करो करो करो, बहुत आसान है। अंदर कितना आएगा? 0, क्योंकि अंदर का गॉसियन सरफेस बनाओगे ना आप तो अंदर चार्ज कितना है? 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो E इन तो हो गया भाई 0। चलो E आउट बताओ। KQ बाय R स्क्वायर, अबे सेम है तो पॉइंट चार्ज है ना। कैसे करेंगे? गॉसियन सरफेस ले लो बाहर की तरफ, ले लिया, ये हो गया R, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। आप देखोगे E कितना आ जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर। इट इज सेम एज द पॉइंट चार्ज, बराबर है, सेम एज पॉइंट चार्ज। समझा सबको? चल फटाफट इसका भी कर, यहां पे रो ले ले, फटाफट फटाफट इसको रो ले लो। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चलो E इनसाइड एंड E आउटसाइड दोनों निकालो। E आउट में कितना आया? KQ बाय R स्क्वायर ही आ रहा होगा, आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो देखते हैं। चलो आउट के अंदर क्या करना है? ऐसा गॉसियन सरफेस बना दिया, बना दिया, तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, बराबर है। तो E कितना आ जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर आया कि नहीं आया? कैसे आया? E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई, नीचे एप्सिलॉन नॉट था ही, इंटू R स्क्वायर, बराबर है, KQ बाय R स्क्वायर। आउटसाइड तो सेम रहा। अब कहानी है अंदर की, चलिए अंदर का करते हैं। अंदर का मैंने गॉसियन सरफेस बनाया एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, स्फेरिकल रेडियस इज कैपिटल R। तुम ये फॉलो नहीं करते तो स्फेरिकल रेडियस कैपिटल R लिया तो वो आपका आंसर गलत है। चलो अब देखो, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r, तो बाय सिमेट्री कैन आई से इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, तो E इंटू 4 पाई R इन का स्क्वायर इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अंदर, अंदर मतलब इसके अंदर, बराबर, ये कितना हो जाएगा? रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर, नहीं 4 बाय 3 पाई R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर। पर मेरे को तो
कैपिटल क्यू दे रखा है, तो व्हाट इज कैपिटल क्यू? कैन आई से कैपिटल क्यू इज रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू, बराबर है? तो मेरा रो कितना हो जाएगा? देख, क्यू इंटू 3/4 पाई आर क्यू, बराबर है रो, ये हो गया। सब्स्टिट्यूट कर यहां पे, तो 4 पाई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू, रो क्या है मेरा? 3q/4 पाई आर क्यूब, ये तो रो हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है? सब जने मेरे साथ है? याद है? समझ में आया? मैंने रो को सब्स्टिट्यूट किया। अरे हाँ ना तो बोल कुछ। चल, अब थोड़ा ज्यादा गंदा नहीं हो गया? 4343 पाई इंटू ई भूल गया मैं, पाई गया। अब देख, आर स्क्वायर से R3 कट, बचा क्या? सिर्फ आर। तो E इंटू 4 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर क्यूब इंटू आर। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर क्यूब इंटू कुछ आर। देखो जरा, कुछ कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया हमने? सर ऊपर ही आएगा। हाँ, 4 पाया क्यूब नीचे आएगा, उधर आपने ऊपर लिखा तो एप्सिलॉन साथ ही है। रो इज 3q/4, अच्छा पाई आर क्यूब नीचे आएगा ना? है। वो पाया हाँ, 3q/4 इंटू 1 अपॉन पाई आर क्यूब, बराबर है? हमने सब्स्टिट्यूशन गलत किया। तो चलो ये वाला पार्ट वापस करते हैं। भाई मैं सोच रहा कुछ गलत लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, वापस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर इन का स्क्वायर इज इक्वल टू रो कितना है? 3q/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4/r क्यूब है, आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है अभी? तो 4 पाई 3 से 3 कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये आर बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन आर क्यूब, यानी K Q R/R क्यूब, ये अंदर का। ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज KQ/R क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज KQ/R²। समझ में आया? चलिए नोट इट डाउन। ये जो आपका बीच वाला स्टेप है जो छोटा है, और ये नहीं, ये तो आउटसाइड वाला, ये मिटा दूं? ये आउटसाइड वाला मिटा दूं? कंफ्यूजन हो रहा है तो चल, अब बोल क्या? इसके नीचे वाला स्टेप था, ये वाला? नहीं इसके ऊपर। ये वाला? हाँ। हाँ, इसमें DA को आपने 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। गॉसियन सरफेस E इंटू एरिया, अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वो इनसाइड। इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई, फ्लक्स इज E डॉट ए होता है कि नहीं होता है? ये E डॉट है और ये फ्लक्स। डन? अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो अब देखो ये कैसा होगा। पहले अपन किसके लिए कर रहे हैं? इन तीनों के लिए कर रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। सरफेस पे आते ही कितना हो जाएगा? KQ/R², और यहां से KQ/r², स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। समझ आया? अरे हाँ ना। अब सॉलिड के अंदर करते हैं। सॉलिड के अंदर अगर प्लॉट करूं तो तू ध्यान दे, ये अंदर की बात है ना, ए इनसाइड। तो इज इट अ लीनियर फंक्शन? डू यू सी? y इज इक्वल टू m अ कांस्टेंट इनटू x। याद आ रहा है? y इज इक्वल टू mx। x स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से।
ये सरफेस पे पहुंच के ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और फिर बाद में आउटसाइड तो ये भी ऐसा ही, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड बोथ बिहेव सेम, inside he doesn't have electric field and he have uniformly increasing electric field. समझ आया? At this point it is kq by r square. Should I move ahead? ये तो हमने कहानी किसकी करी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अभी इसी की, अभी कौन सी कहानी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एफ डी एस अपॉन क्यू इंटीग्रल, बराबर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब आप फर्स्ट 3 केसेस में क्या था, जो भी है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट सेम एज अ पॉइंट चार्ज, याद कर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर था कि नहीं था। यानी कि इसके बाहर तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वोल्टेज भी वैसा ही होगा, तो इसके बाहर वोल्टेज कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना हो जाएगा वो, के क्यू बाय कैपिटल आर। समझ आ रहा है यहां तक? मुद्दा प्रॉब्लम कहां आती है, जब इसके अंदर घुसते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए तो बड़ा आसान था कि सर जहां भी हो के क्यू बाय आर, तो बाहर तो के क्यू बाय आर फॉलो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही प्रॉपर्टी थी, तो उसका ये पूरा काम भी वैसे ही होगा। अंदर पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बता अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है ही नहीं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर फोर्स भी नहीं है, फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी नहीं है, वर्क डन भी नहीं है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल भी नहीं है, चेंज ऑफ पोटेंशियल नहीं है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल अंदर, तो अंदर का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर कांस्टेंट। ये लॉजिक समझ आया? यहाँ के बाहर तो पॉइंट चार्ज की तरह, तो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर 1, के क्यू बाय आर 2, के क्यू बाय आर 3, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर। और चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, याद कर मैं देखो कंडक्टर में बताया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल था, तो यानी ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा, तो जो बाहर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर होगा, तो अंदर के क्यू बाय आर। तो अब अगर इसका मैं प्लॉट करना चाहूं तो यहां तो कांस्टेंट वोल्टेज है कितना, के क्यू बाय आर, और बाहर जाके हाइपरबोलिक फंक्शन की तरह कम हो रहा है। समझ में आया? ये वोल्टेज, ये आर फ्रॉम द एक्सिस। गॉट इट? लिख लीजिए इसको। सर ये हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड और 3 भी ऐसे ही। पहले 3 केसेस थे ना, टिंग टिंग टिंग, उन सब में सेम है। हाँ उन तीनों के लिए है। अब आते हैं सेकंड केस, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, वोल्टेज इनसाइड एंड वोल्टेज आउटसाइड। ठीक है, चलो विच वन इज इजियर टू फाइंड, आउटसाइड। आपको पता है आउटसाइड तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, तो यहां सीधा लिख दो के क्यू बाय आर, सिंपल। सरफेस पे कितना होगा बोल, के क्यू बाय कैपिटल आर। अंदर कितना होगा ये निकालना है हमको, ठीक है। तो अब क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, तो जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट।
तो मान लेते ये पॉइंट है ए, ठीक है, के क्यू बाय आर प्लस यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? अरे कुछ पता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बता देता इलेक्ट्रिक फील्ड है, भूल गए? ये देख, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यानी कि किस तरफ है? यहां से हर तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर था ना, क्या था? के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, बराबर है वर्क डन। तो वर्क डन प्लस दिस शुड बी इक्वल टू वोल्टेज एट ए। एक मिनट, सॉरी, वर्क डन का उल्टा होता है ना, वोल्टेज एट ए प्लस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू डी आर, वर्क डन इज कन्वर्टेड टू के क्यू बाय आर, रुक जाए एक सेकंड, के क्यू बाय आर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वी निकालना है आपको। Voltage this plus the increment of the voltage. Give me 1 minute. KQ by R cube into R dr integral R to R. ये कितना होगा? KQ by R cube into R square. ठीक है, लिमिट कहां से कहां? R से कैपिटल R, तो के आर स्क्वायर बाय 2 होगा ना, तो के क्यू बाय आर डाला मैंने, बाय आर इंटू 2 माइनस के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो वोल्टेज एट ए माइनस दिस के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब इज इक्वल्स टू वोल्टेज आउटसाइड। तो ये उधर जाएगा, हाँ आई थिंक हो गया, ये उधर जाएगा वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ये उधर जाएगा प्लस के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 के क्यू बाय इंटू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। यहाँ पे 2 कुछ है क्या? यहाँ पे भी तो 2 है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, हाँ हो गया ना, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बराबर है? यस, दिस इज द आंसर। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन ये कैसे होता है। देखिए, हमें निकालना है यहाँ का पोटेंशियल। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाओगे वोल्टेज कम होता है, पीछे आओगे वोल्टेज बढ़ता है। सो आई नो दैट के क्यू बाय आर ये कब आया होगा? जब वीए में वोल्टेज घटा था, बराबर है। इसमें जब वोल्टेज घटा था तो ये आया होगा, अरे हाँ ना। तो के क्यू बाय आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वोल्टेज इज द वर्क डन इक्विवेलेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल रीजन। तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर डी आर इंटीग्रल, बराबर है।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल इंटू डी आर इंटीग्रल। ठीक है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? आर से कैपिटल आर। ठीक है, तो के क्यू बाय आर इज इक्वल टू वी ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब, लिमिट आर से कैपिटल आर। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर इज इक्वल टू वी ए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर, तो 1 बाय आर हो गया। तो वी ए माइनस के क्यू अपॉन 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। ठीक है, अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? देख, के क्यू बाय आर, ये इधर शिफ्ट हो, क्या हो जाएगा? प्लस के क्यू बाय 2r। समझ में आया? ये उधर शिफ्ट हो गया, ये उधर शिफ्ट हो गया, क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब इज इक्वल टू वी ए। हाउ मच इज दिस? 3/2 3 by 2 के क्यू बाय आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। तो यहां पे क्या कॉमन आएगा? के क्यू बाय आर कॉमन नहीं, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, के क्यू बाय आर क्यूब कॉमन, अंदर क्या बचा? देख, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए। बाहर 2 भी कॉमन, तो ये, हाँ, तो दिस इज वन डेरिवेशन टू फाइंड वोल्टेज इनसाइड द स्फीयर। नोट इट डाउन। सर वो k/r³ rdr कैसे आया? हाँ, ये कैसे है? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू आर बाय आर क्यूब, ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको? मैंने आपको बताया था डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। याद आ रहा है? मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था आपको, बस वही मैंने किया। फिजिक्स इसीलिए अच्छी लगती है, लॉजिक लगा तो कहीं ना कहीं से आंसर आ ही जाता है। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे हम लोग। डन। हमको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। भाई रखो, हाँ। चलो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हम सॉलिड स्फीयर के बाहर चलते हैं। क्या बोलूं? बाहर तो हमको पता ही है के क्यू बाय आर से हाइपरबोलिक फंक्शन से कम हो रहा है, बराबर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कांस्टेंट है वोल्टेज, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज बढ़ेगा अंदर। अच्छा, इसको देखो,
जब R 0 हो गया तो क्या मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, एकदम सेंटर पे, सेंटर पे कितना होगा, देख ये 0 हो गया तो कितना हो गया 3/2 KQ/R। ये कितना है KQ/R, तो ये R 3/2 यानी 1.5, 3/2 KQ/R। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद डू रियलाइज इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, R में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अबे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं समझ आता देख ये क्या लिखा है 3/2 KQ/R माइनस KQ/2R³ इंटू R² इज इक्वल टू V, बराबर है? तो y इज इक्वल टू -ax² प्लस c। कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा है आपको? डू यू सी इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला? समझा? तो अब देख यहां पे पैराबोलिक फंक्शन होते होते कम होते थे, वोल्टेज कहां तक पहुंचा KQ/R तक, बराबर? और उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन से कम हो गया। गॉट इट? नोट इट डाउन। क्या हुआ बेटा? पूछना। वो आपने मतलब जो सबसे पहला है लिखा KQ/R = VA - V जो लिखा है वो कैसे बनेगा? देख यहां पे जो वोल्टेज है KQ/R वो किसकी वजह से आया होगा? यहां का वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप हियर। अब समझा? यहां का वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप, तो लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप which is nothing but EDR। चले आगे बढ़े। एंड ऑल्सो सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कुछ वर्क डन लगता है। ये वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो कि ये मेरे 3 चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है? Q Q Q। क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे? इंटरेक्शन कर रहे होंगे, रिपल्शन कर रहे होंगे, यानी दे आर नॉट हैप्पी बीइंग हियर बट दे आर हियर। दैट मीन किसी ने कुछ मेहनत करी होगी इन सबको बनाने के लिए, वापस एक साथ लाने के लिए, बराबर है? उसी एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा जाता है? बिकॉज जैसे इनको छोड़ोगे भाग जाएंगे लोग, तो दे विल डू सम वर्क। समझ आ रहा है? सो बेसिकली द फंडा इज किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क डन किया गया है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे निकालते हैं? बहुत आसानी से। पहले एक चार्ज लेके आओ, इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आया, बड़ा आराम से लेके आया क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब इंफिनिटी से दूसरा चार्ज लेके आया, अब ये आसानी से नहीं आएगा क्योंकि इनका रिपल्शन है, ठीक है? तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आया? K Q1 Q2 बाय R², नहीं K Q1 Q2 बाय R, बराबर? अब मैं तीसरा लेके आया, ये पहले वाले का 0 था, याद कर, पहले वाले के लिए 0 था, दूसरे वाले के लिए ये था। तीसरे को लाया तो ये इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर, तो KQ² प्लस KQ²। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? दिस कॉल्ड सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इनफाइनाइट से वहां तक लाने की एनर्जी, ठीक है? लिख लीजिए इसको, फिर अगला सवाल करिए। अगला सवाल है
क्यू 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 ए ए ए ए और ए। अच्छा हेक्सागन करते हैं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। हाँ हेक्सागन में ज्यादा मजा आएगा। ईच साइज ए। चलो इसका सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल के दो। सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम इसको निकाल के दो। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको लाया 0, फिर मैं इसको लाया, बोल कितना वर्क डन किया? के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर मैं इसको लाया, बोल कितना वर्क डन हुआ? पहले इस डिस्टेंस को हम निकाल लेते। कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना है? हे भगवान क्या होगा रे तुम्हारा। ये ए है, ये ए है, ये एंगल कितना है? 120 हेक्सागन है वो 120। तो ये कितना हो गया? 60 बराबर है। तो a cos 60 a sin 60, तो ये भी तो हाँ तुमने सही बोला था लड़की, √3 है बराबर है। तो जब मैं थर्ड चार्ज लाया तो इसकी वजह कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय 3a बराबर नहीं √3 है। 2 की वजह से कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय a बराबर है। चलो अब लाते हैं चौथे वाले को। जब चौथे वाले को लाया तो क्या क्या होगा कोई बताएगा? चौथा और पहला इंटरेक्शन करेंगे कितना? के क्यू स्क्वायर बाय 2a बराबर। किसी को नहीं पता था बता दो, हेक्सागन में ऑपोजिट एंगल 2a डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सेकंड वाले से कितना? के क्यू स्क्वायर बाय √3a। थर्ड वाले से कितना? के क्यू स्क्वायर बाय a। ये है फोर्थ चार्ज कंप्लीटेड। क्यों मैडम अभी भी ड्रम लेके बैठी, दिमाग चल रहा है तेरा? चल अब किसको लेके आएंगे? पांचवा चार्ज। अब पांचवे चार्ज को लेके आए तो पांचवे का और पहले का कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय √3a। पांचवे का दूसरे का कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2a। पांचवे का तीसरे का कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय √3a प्लस पांचवे का और चौथे का के क्यू स्क्वायर बाय a। पांचवा भी हो गया भाई। अब आते हैं छठे का। छठे का लेके आएंगे पहले वाले के साथ के क्यू स्क्वायर बाय a, दूसरे वाले के साथ के क्यू स्क्वायर बाय √3a, तीसरे वाले के साथ के क्यू स्क्वायर बाय 2a, चौथे वाले के साथ के क्यू स्क्वायर बाय √3a, पांचवे वाले के साथ के क्यू स्क्वायर बाय a। सब मेरे साथ है बिल्कुल। चलो 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय a। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय √3a, ठीक है। अब 1 2 3 प्लस 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय 2। किसका करेक्ट आया था? अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी है। इतनी चिल्लपाव मचाने की बजाय एक अच्छा सस्ता सुंदर शॉर्टकट सुनना। यार आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है? पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ी? हाँ नाम तो ये तो कॉमन वर्ड से बहुत सुना जाता है, इसके पीएन परम्यूटेशंस कितने होते हैं। हाँ नहीं तुम
हाँ तुम बेटा आईपीएल जनरेशन देखो। तो चलो तुम्हें थोड़ा बेसिक समझाते हैं। हर एक का इंटरैक्शन बराबर हर एक से है, ठीक है। तो एक का इंटरैक्शन 1 2 3 4 5 से है, 1 2 3 4 5। इसका भी इंटरैक्शन 5 से। अगर मैं इसका इंटरैक्शन सबके साथ लिखूं, फिर इसका इंटरैक्शन सबके साथ लिखूं, तो इनका इंटरैक्शन 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने एक चीज को 2 बार काउंट किया, बराबर। इसका इंटरैक्शन सबके साथ लिखा और इसका इंटरैक्शन सबके साथ लिखा, तो ये इंटरैक्शन 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर मैं हर एक का इंटरैक्शन काउंट करता हूं, तो एक एक इंटरैक्शन 2 बार काउंट हो ही रहा है, बराबर। तो अगर ऐसा करूं कि सबका इंटरैक्शन लिखूं, डिवाइड बाय 2 कर लूं, तो सिंगल सिंगल इंटरैक्शन आ गया कि नहीं आ गया? ये वही तो है, सिंगल सिंगल इंटरैक्शन ही तो है। क्या ये कॉमन सेंस समझ में आया आप लोग को? अरे हाँ ना। अब इसको करके देखो, मैंने क्या बोला, हर एक का इंटरैक्शन हर एक के साथ लिखो, हर एक का इंटरैक्शन हर एक के साथ लिखो, हर एक का इंटरैक्शन हर एक के साथ लिखो। तो सबके अंदर एक एक टर्म डबल बार हुई होगी, तो सीधा डिवाइड बाय 2 कर दो, तो सिंगल सिंगल इंटरैक्शन आ गए। तो आइडियली अगर मैं सही हूं, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। मैं एक एक करके लेके आऊं, उसका वर्क डन लिखूं, इससे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं। यही हुआ ना, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, हर एक के साथ इंटरैक्शन निकाल लो। पर हर बार में 2 बार काउंट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर लो। अब समझ आया आपको? लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। देखिए, मैं फर्स्ट वाले की सबके साथ इंटरैक्शन लेता हूं। इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाय ए बराबर, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाय √3a, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाय 2a बराबर, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाय √3a बराबर, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाय a। तो मैंने एक पार्टिकल का सबके साथ इंटरैक्शन लिख लिया, बराबर है। ऐसे कितने पार्टिकल्स है मेरे पास? 6 पार्टिकल्स है। लेकिन मैंने तुम्हें भी बताया कि हर इंटरैक्शन 2 बार काउंट हो रहा है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 3 से हो गया। अब खोल, 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 6 के क्यू स्क्वायर बाय √3a प्लस 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है। दिस अप्लाइज फॉर एवरी सिस्टम। हर सिस्टम के अंदर एक एक करके लाने की जरूरत नहीं है। आप हर एक का सबके साथ इंटरैक्शन लिख लो, दूसरे का सबके साथ इंटरैक्शन लिख लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। देखो यहां पे सब इक्वल चार्जेस हैं, तो मैंने सीधे 6 से मल्टीप्लाई करके काम चला लिया। अगर ये अलग अलग चार्जेस होते तो हर एक का मुझे लिखना पड़ता, ठीक है। नोट इट डाउन। ये तो थे डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब हम कंटीन्यूअस पार्टिकल्स की चर्चा करते हैं। आगे बढ़े। मान लो कंटीन्यूअस पार्टिकल केस में हम इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। जैसे एक ऐसा स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज Q है, ये भी तो आपस में रिपल्शन कर रहा है। तो ये कैसे बना होगा? पहले इसके ऊपर एक चार्ज लाके रखा, फिर दूसरा चार्ज लाके रखा, यानी सबसे पहले मैंने dq ला के रखा, फिर और dq, लाते 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 मैंने पूरा चार्ज भरा। ऐसे ही हुआ होगा। तो इनिशियली ये क्या हुआ होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे q चार्ज था और मैं dq लेके आया, बराबर। तो जब q चार्ज था तो पोटेंशियल कितना था? kq/r, और मैं dq लेके आ गया, तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन इज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा ये कहानी कब से चालू हुआ था? 0 से चालू हुआ। कब खत्म हुआ? जब टोटल चार्ज Q था। ये मेरी क्या है? सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कितना हो जाएगा? kq स्क्वायर बाय 2r, अपर लिमिट Q 0, तो आंसर आ गया kq स्क्वायर बाय 2r। तो सेल्फ एनर्जी of a shell is kq square by 2r।
क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहता है। एक चार्ज है सरफेस पे और हम मल्टीपल चार्जेस ला रहे हैं। नहीं, पहले कुछ चार्ज नहीं था, थोड़ा सा चार्ज लाया, फिर और थोड़ा लाया, करते करते डी क्यू इकट्ठा हुआ, सॉरी क्यू इकट्ठा हो गया, अब तू डी क्यू और लाया, ऐसे करते करते पूरा क्यू डाला, बराबर। तो एवरी टाइम यू आर ब्रिंगिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग एडेड अप, तो हर छोटी छोटी चीज पे ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक सिचुएशन लेके इंटीग्रेट कर दिया। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल। उस आप क्यू से आर डिस्टेंस वो ऊपर ही लाए थे सरफेस पे। तुम समझे नहीं बेटा, पहले खाली था, थोड़ा सा चार्ज लाया, थोड़ा और लाया और लाया और लाया और लाया, तो जैसे जैसे चार्ज लेके आ रहा हूं, ये वाला ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी पे है, तो एक छोटे से चार्ज को और लेके आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी एड अप हुई, है ना। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग एडेड अप, सो वी हैव इंटीग्रेटेड इट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब समझे आप लोग? ये थी सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल। अब हम चर्चा करेंगे, याद है ये फर्स्ट थ्री केसेस है जब चार्ज सरफेस पे रहता है। अब है सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बराबर है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आपको पता है इसकी कंडीशन क्या थी? सब जगह चार्ज है, राइट? हर जगह इसके क्या है? चार्जेस है। दैट मीन्स इनिशियली ये कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा सा चार्ज लाया तो थोड़ा सा चार्ज मटेरियल्स के साथ आया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा और चार्ज लाया तो थोड़ा और चार्ज भी आया और मटेरियल भी आया, थोड़ा और चार्ज लाया तो चार्ज भी आया और मटेरियल भी आया। ऐसा करते करते ये एक पूरा सॉलिड स्फीयर बन रहा है। आर वी ऑल विद मी? तो इसका मतलब ये था कि जब भी चार्ज लाया कुछ रेडियस बढ़ी, और हर बार जब चार्ज लाया तो रेडियस भी बढ़ी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी। यही हुआ, और हर केस को ऐड करना है, यानी है तो इंटीग्रेशन का केस। ये समझ आ गया? तो मैंने मान लिया कि एक सिचुएशन है जब रेडियस आर ऑलरेडी हो गया है, इस पे क्यू चार्ज ऑलरेडी है। अब मैंने इस पे क्या लाया? dq और लाया। अब बताए जब dq और लाया तो क्या क्या होगा इसके अंदर? चार्ज ऐड होगा, रेडियस बढ़ेगी, मटेरियल भी आएगा, बराबर। तो इसके ऊपर एक ऐसा थिन लेयर चढ़ गया। ये लेयर कितनी होगी? dr की, ठीक है। तो कहना है इससे dq इज रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज दिस 4 पाई आर स्क्वायर dr? वो जो ऊपर जो शेल ऐड हुआ ना उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू रो इज dq। ये समझा सबको? अच्छा, अब ओरिजिनली इस पे वोल्टेज कितना था? kq बाय r था। अब उस पे dq डाल दिया, बराबर। तो जब dq डाला तो r प्लस k q बाय r इंटू dq, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? k q, dq कितना है? रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन r। वेट वेट वेट, हाँ रो लिया है आपने वॉल्यूम
4/3 पाई नहीं ये राइट है, दिस इज राइट। सोच लो, शेल है, थिकनेस डी आर है, तो शेल को फ्लैट बना दो तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल शेल। ये समझ में आया सबको? अब व्हाट के, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यानी अर्थ पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू। क्यू कितना है और डी क्यू कितना है? चलो लेट्स सी, लेट अस सब्स्टिट्यूट के बाय आर। क्यू कितना है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर, ये क्यू है, इंटू डी क्यू कितना है? रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये कितना हो जाएगा? के रो स्क्वायर 4 पाई होल स्क्वायर बाय आर इंटू 3 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 डी आर बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? आर एस टू पावर 4 इंटीग्रल कहां से कहां? 0 से कैपिटल आर। तो चलो ये करते हैं, के रो स्क्वायर इंटू 4 पाई होल स्क्वायर इंटीग्रल आर की पावर 4 डी आर बाय 3। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? के रो स्क्वायर 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू आर की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 3। ये 3 में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रो अपन बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? दिस इज माय टोटल सेल्फ एनर्जी। अब यहां पे ये रो मेरे को यूज नहीं करना है क्योंकि रो ओरिजिनली नहीं, हमको टोटल चार्ज क्यू दे रखा है बराबर। तो चलो रो देखते हैं, व्हाट इज माय रो? रो इज 4/3 नहीं, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू बराबर। और यहाँ तो रो स्क्वायर है, क्या वो खुशी बाउंसर जा रहा है? R 0 टू कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा ना। अब देखो रो स्क्वायर को मुझे सब्स्टिट्यूट करना, तो ध्यान देना कि रो स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 4/3 पाई आर क्यूब होल स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन 5 इंटू 3 बराबर है, इंटू आर की पावर 5। हे भगवान, देख 4 पाई का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया बराबर। ये क्या हो गया? आर की पावर 6, ये हो गया आर की पावर 5, तो के क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दे, नीचे क्या बचा? आर की पावर 6 आर की पावर 5, नीचे बचा आर, ठीक है। 3 स्क्वायर से 3 कट गया तो ये 3 ऊपर आ गया और नीचे 5 आ गया। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड शेल। कर लीजिए नोट डाउन।